पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटने के मंसूबे से अक्टूबर 1759 में अपनी 40,000 की सेना को लेकर बलूचिस्तान की तरफ से पंजाब पर हमला किया और उधर पेशावर की तरफ से उसके एक सेनापति जमाल खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ पंजाब में इंटर किया और उन्होंने सबसे पहले पंजाब को अपने कब्जे में लिया और वहाँ पर जमकर लूटमार की। और इधर दूसरी तरफ इन मराठाओं को भी अहमद शाह अब्दाली के आने की खबर मिल चुकी थी, जिससे उनकी तरफ से सदाशिवराम भाऊ और विश्वास राव के नेतृत्व में करीब 70,000 की सेना अब्दाली को रोकने के लिए निकल पड़ी थी और कई सरदार थे जो आगे इन मराठाओं का साथ देने वाले थे। अब पुणे से इन 70,000 मराठा सैनिकों के साथ करीब 50,000 तीर्थयात्री जो कि हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए जा रहे थे वह भी इनके साथ जुड़ गए, जिसमें ज्यादा संख्या में महिलाएं, बूढ़े और बच्चे थे। अब इनकी कुल संख्या 1,20,000 हो गई, जिससे आगे चलकर इन्हें काफी परेशानी भी हुई, जैसे इतने ज्यादा लोगों के खाने का इंतजाम करना, उनकी सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां आने लगी। लेकिन फिर भी यह किसी तरह करके 1 महीने बाद ये विशाल टोली आगरा के पास धौलपुर पहुंच गई, जहां पर पहले से ही मल्हार राव होलकर और जुनकुजी सिंधिया 30,000 सैनिकों के साथ पहले से मौजूद थे, जिससे अब इनकी संख्या 70,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई। अब ये मराठा सरदार अपने आसपास के इन छोटे छोटे राज्यों से मदद जैसे खाने के लिए अनाज या फिर लड़ने के लिए सैनिक मांगने लगे। अब बात मराठाओं की थी तो कई राजा उनकी मदद के लिए आगे आए और इस समय उत्तर भारत में ये 3 मुख्य शक्तियां थी, जिनमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला, रोहिला के सरदार नजीबुद्दौला और भरतपुर के जाट सूरजमल। इसके साथ ही कई और भी छोटे छोटे राज्य थे, जैसे राजपूत, मुगल, सिख, सिंधिया, पिंडारी, दोआब के जागीरदार, स्थानीय पठान सरदारों के साथ साथ कई और भी स्थानीय गुट थे जो इस युद्ध में शामिल हुए थे। हालांकि ये छोटे छोटे राज्य इतने प्रभावशाली नहीं थे और उनकी संख्या भी काफी कम थी, लेकिन उस समय मुख्य रूप से ये 3 ही थे जो इस क्षेत्र में काफी मौजूद थे और ये तय था कि जिनकी तरफ होंगे यह युद्ध वही जीतेगा। अब मराठा सरदार एक एक करके इन सभी छोटे बड़े राज्यों के पास जाने लगे और उनसे मदद मांगने लगे। अब इन्होंने सबसे पहले भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के पास गए, सूरजमल को अपनी ओर से लड़ने के लिए मना लिया। जिसके बाद वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास गए और उससे मदद मांगी, लेकिन उसने सबसे पहले तो मना कर दिया। लेकिन जब मराठाओं ने उसे दिल्ली का गवर्नर बनाने का वादा किया तो वह मराठाओं के साथ हो गया। अब इस तरह से उत्तर भारत की 3 में से 2 बड़ी शक्तियां मराठाओं के साथ थी। अब बारी थी रोहिला के सरदार नजीबुद्दौला की। मराठे इनके पास भी गए, लेकिन पहले हुई इनके कई आपसी मतभेद और टैक्स की लेन देन की वजह से उसने मराठाओं का साथ देने से मना कर दिया। इसके साथ ही उसने अब्दाली की सेना को मराठाओं से मजबूत माना और उसका साथ दिया। अब इस तरह उत्तर भारत के 3 में से 2 मजबूत राज्य मराठाओं के साथ थे और वहीं एक राज्य अब्दाली के साथ था। इसके साथ ही ये छोटे छोटे राज्य जैसे सिंधिया, पिंडारी, सिख और भी कई सरदार जो मराठाओं के साथ थे और वहीं राजपूत, मुगल, दोआब के जागीर, स्थानीय पठान सरदार, ये सभी मराठाओं की नीतियों से नाखुश थे, जिससे इन्होंने अब्दाली का साथ दिया। अब इस तरह यहाँ के सभी राजा और सरदार 2 गुटों में बढ़ गए, लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब मराठाओं के ये 2 मुख्य सहायक शक्तियाँ पीछे हट गई। दरअसल आपसी मतभेद और निजी मामलों की वजह से पहले जाट राजा सूरजमल ने अपनी सेना को पीछे बुला लिया। हालांकि उन्होंने अब्दाली का साथ भी नहीं दिया और इस युद्ध में न्यूट्रल रहे। और इसके बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अपना मजहबी रंग दिखाते हुए अपनी सेना को लेकर अब्दाली के साथ शामिल हो गया और इस तरह से अब्दाली की ताकत और बढ़ गई। अब दोनों पक्षों की सेना 1760 में आमने सामने अपने अपने दलों को लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है और ये दोनों सेनाएं पहली बार दिल्ली से थोड़ा पहले इस जगह पर यमुना के किनारे आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इन दिनों यमुना नदी में बाढ़ आई होती है, जिससे एक तरफ अब्दाली की सेना तो वहीं दूसरी तरफ मराठाओं की सेना बस एक दूसरे को देखती ही रहती है। अब ऐसे में इन्हें यहाँ पर महीनों बीत जाते हैं, जिससे मराठाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उनके अनाज खत्म होते जा रहे थे और लगातार बारिश की वजह से इनके काफी लोग बुखार की चपेट में आ रहे थे। जिससे मराठाओं ने फैसला किया कि हम यमुना के इसी ओर से आगे बढ़ेंगे और पहले दिल्ली को जीतेंगे। और फाइनली इन्होंने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को मात्र 1 दिन में ही जीत लिया। दरअसल मराठाओं की सेना में उस समय एक बेहतरीन कमांडर थे जिनका नाम था इब्राहिम गारदी और वह तोप चलाने में काफी माहिर थे और उनकी इन तोपों ने मात्र 1 दिन में ही दिल्ली को मराठाओं के कदमों में रख दिया। और इधर यमुना के उस पार अब्दाली भी दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब मराठे दिल्ली से आगे पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रास्ते में कुंजपुरा का एक किला था और ये किला अब्दाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी किले में अब्दाली का सारा अनाज पानी रखा था और मराठे यहाँ पर हमला करके उसकी सप्लाई लाइन को ही काट देते हैं।
अब यह खबर मिलते ही अब्दाली बहुत ही परेशान हो जाता है और इसी समय उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसके ना होने पर अफगानिस्तान में उसके कुछ सरदार उससे गद्दारी करके उसके राज्य को हड़पना चाहते हैं। अब जैसे ही यह खबर उसे मिली तो वह परेशान हो गया और जल्द से जल्द अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन परेशानी यह थी कि उसका रास्ता रोके खड़े थे ये मराठा सेना। अब स्थिति ये थी कि मराठे अपने घर की तरफ पुणे नहीं जा सकते थे और ये अब्दाली अपने घर अफगानिस्तान नहीं जा सकता था। लिहाजा अब इन दोनों में युद्ध होना तय था, जिससे 14 जनवरी 1761 को ये दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अब एक तरफ मराठों के पास 1 लाख से भी ज्यादा सेना थी, जिसमें 30,000 घुड़सवार और बाकी की पैदल सेना थी। इसके साथ ही उनके पास 200 के आसपास तोपें भी थी। साथ ही वहीं दूसरी तरफ अब्दाली के पास करीब 80,000 के आसपास सेना थी, जिसमें 40 से 50,000 तो सिर्फ अफगान घुड़सवार ही थे। इसके साथ ही 10 से 15,000 के करीब रोहिल्ला के सरदार नजीबुल दौला की सेना और वहीं 10,000 के आसपास अवध के नवाब सुजाऊ दौला की सेना थी। इसके साथ ही कुछ स्थानीय पठान सरदार भी थे और साथ ही इनके पास करीब 100 के आसपास तोपें भी थी। अब इन दोनों सेनाओं में सुबह 6 बजे के आसपास एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें पहले तो ये मराठा सेना उन पर भारी पड़ती है, क्योंकि इब्राहिम गारदी ने इन मराठा तोपों से उनकी सेना को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था और ये मराठा सेना भी 3 गुटों में बढ़ गई, जिसमें एक तरफ मल्हाराव होलकर तो वहीं दूसरी तरफ जनकोजी शिंदे और मध्य में सदाशिवराम भाऊ और इब्राहिम गारदी कमान संभाले हुए थे। और इन मराठा घुड़सवारों ने अब्दाली की सेना पर एक जोरदार हमला किया, जिससे उनमें भगदड़ मच गई। सुबह 10 बजे तक तो ये मराठा सेना इस युद्ध में काफी आगे थी और इस समय तक अब्दाली की हर चाल कमजोर पड़ रही थी। अब जैसे ही दोपहर होता है और इन योद्धाओं के चेहरे पर थकान हावी होती है, तो अब्दाली ने रिजर्व में पड़ी आर्मी को इस युद्ध मैदान में उतारता है और अपनी छोटी तोपों को ऊंटों पर चढ़ाकर इन मराठों के घुड़सवार सेना के ऊपर फायर करता है, जिससे उनका घेरा टूट जाता है और यहीं से युद्ध पलटने लगता है। और दोपहर के 2 बजते ही ये अब्दाली सेना इन पर हावी होने लगती है और इस समय पेशवा के बेटे विश्वास राव मारे जाते हैं, जिसके बाद इन सेनाओं का मनोबल गिरने लगता है और इसके बाद उनके एक और बेहतरीन सेनापति सदाशिवराम भाऊ इस युद्ध में मारे जाते हैं और शाम के लगभग 5 बजे तक ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस तरह पानीपत के तीसरे युद्ध में करीब 70,000 से भी ज्यादा मराठा सेना मारे जाते हैं। और यही नहीं बल्कि उसी रात को उनके साथ जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे उनको भी उनके कैंपों में जाकर मारा गया, जबकि वो सभी इस युद्ध मैदान से काफी दूर थे। इसके साथ ही उनमें जो महिलाएं और बच्चे थे उन्हें ये अफगान सेना अपने साथ अफगानिस्तान ले गई, जहाँ पर उनकी बोली लगाई गई और उन्हें बेच दिया गया। सुजाऊ दौला के एक दीवान काशीराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस युद्ध के अगले दिन लगभग 22,000 के करीब कैदियों को, जिसमें ज्यादा संख्या में छोटे बच्चे और महिलाएं थी, उन्हें बैलगाड़ियों, ऊंटों और हाथियों पर बांस के पिंजरों में भरकर यहाँ से अफगानिस्तान ले जाया गया और उनमें जो मर्द कैदी थे उन्हें यहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ ही इन अफगानियों ने इस युद्ध के बाद यहाँ से इतना धन लूटा कि उसे ले जाने के लिए उनके पास साधन कम पड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके हर एक सैनिक के पास उसके वजन से ज्यादा लूट का सामान था, जिसमें सोने चांदी के साथ साथ अनाज और पशु भी थे। इस युद्ध के बाद उन्हें यहाँ से जो भी मिला ये लोग वो सब कुछ ले गए। सच में यह युद्ध इतना भयानक था कि उस समय मराठाओं का ऐसा कोई घर नहीं बचा था जहाँ का कोई न कोई सदस्य इस युद्ध में मारा न गया हो। इस युद्ध ने मराठाओं को पूरे अंदर तक तोड़ कर रख दिया और इसके बाद जैसे ही मराठा शक्ति कमजोर पड़ी, वैसे ही इन अंग्रेजों ने उत्तर भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों यह था पानीपत का तीसरा युद्ध। यदि आप सभी पानीपत के पहले और दूसरे युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियो को जरूर देखें, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी जानकारी आगे देखने को मिलती रहे।